नमस्कार। पीडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक होगा पॉपुलेशन और ये इस वीडियो का पॉपुलेशन टॉपिक का पहला भाग है। तो आइए समझते हैं कि इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा पॉपुलेशन की हाइलाइट्स को देखेंगे, कुछ फैक्ट्स को देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात करेंगे। मतलब पॉपुलेशन, कोई एक रीजन है, वहां पे कितना पॉपुलेशन, डेमो का मतलब होता है पॉपुलेशन, ग्राफी का मतलब होता है पॉपुलेशन के बारे में लिखना, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक रीजन है वो कैसे डेवलप होता है पॉपुलेशन के एंगल से। तो उसको देखेंगे। उसमें हम 3 स्टेज को समझेंगे। जैसे आप देखोगे स्टेज 1 है, स्टेज 2, स्टेज 3। तो इस चीज को हम समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड कॉन्सेप्ट के बारे में, और उसी डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत पे कितना अप्लाई होता है उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन वी विल टॉक अबाउट, हम बात करेंगे एडवांटेज के बारे में बात करेंगे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो कॉन्सेप्ट है उसका एडवांटेज क्या होता है और भारत के लिए क्या क्या चैलेंजेस है उसको यूटिलाइज करने में। और उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। और ये खत्म होने के बाद हम ये अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम रूरल और अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का जो ट्रेंड है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये है इस वीडियो में, मतलब इतनी चीजों को हम कंप्लीट करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। तो ग्लोबली अगर देखा जाए पॉपुलेशन को, अगर पॉपुलेशन 100% है, लाइक 100 पॉपुलेशन है, तो उसमें से कितना परसेंटेज किस कंट्री के पास पॉपुलेशन है। तो हम देखेंगे यहाँ पे चाइना है। सो चाइना टोटल पॉपुलेशन का, मतलब चाइना में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। कितना है? तो टोटल पॉपुलेशन का 19.4% जो है ये भाग चाइना में एग्जिस्ट करता है, चाइना में जीता है। और दूसरा नंबर आता है इंडिया का। सो इंडिया है 17.5% ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया का दूसरा नंबर है। तो हमें पता होता है कि चाइना पहले नंबर पे है, इंडिया दूसरे नंबर पे है, लेकिन यहाँ पे हमें परसेंटेज भी पता करना है। ये भी याद रखना है कि चाइना जो है वो 19.4% पॉपुलेशन है, जबकि इंडिया में टोटल पॉपुलेशन का 17.5% पॉपुलेशन है। तीसरा नंबर यूएसए का आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि 4.5% का पॉपुलेशन है। जबकि चौथा नंबर जो है वो इंडोनेशिया का आता है। तो हमारी साउथ ईस्ट एशियन नेशन की जो एक कंट्री है इंडोनेशिया, कई आइलैंड से बना है मिलके, तो उसे उसका पॉपुलेशन है 3.4%, दुनिया में चौथा नंबर पे आता है। तो देखिए, पहले नंबर पे चाइना, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे यूएसए और चौथे नंबर पे है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में 3.4% है। उसके बाद पांचवें नंबर पे आते हैं ब्राजील। ब्राजील का पॉपुलेशन 2.8% है। और उसके बाद छठे नंबर पे है, ब्राजील के बाद है पाकिस्तान 2.7%। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है बहुत कम है। तो अब देखोगे पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे पे इंडिया, और तीसरे नंबर पे है यूएसए, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया, पांचवें नंबर पे ब्राजील है और छठे नंबर पे पाकिस्तान है। और अगर सातवां नंबर देखें पाकिस्तान के बाद किसका नंबर आएगा, तो हम बोल सकते हैं बांग्लादेश का नंबर आता है। तो बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के बाद पॉपुलेशन में नंबर आएगा, जिसका पॉपुलेशन है 2.4%। और उसके बाद नाइजीरिया, मतलब अफ्रीकन कंट्री है नाइजीरिया, उसका 2.3% है। या आप बोल सकते हो कि अफ्रीका में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सिर्फ अफ्रीका की बात करें तो कौन सी कंट्री का है, तो नाइजीरिया का पॉपुलेशन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसके बाद नाइजीरिया के बाद रशियन फेडरेशन है, उनका 2.0% पॉपुलेशन है। और उसके बाद आता है जापान का नंबर, मतलब जापान का पॉपुलेशन 1.9% है। तो ये कुछ कंट्री मिला के ये कुछ पॉपुलेशन के डेटा है जो हमें याद रखने होते हैं। बाकी इन कंट्री को अगर छोड़ दिया जाए, इन कंट्रीज को छोड़ेंगे, बाकी की दुनिया में कितना पॉपुलेशन रहता है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे रहता है 41.2% पॉपुलेशन रहता है। और लगभग 59%, मतलब 60% के आसपास के लोग जो है वो इन कंट्रीज में रहते हैं, जब जिसमें सबसे पहला नंबर आता है चाइना का, दूसरा इंडिया का, और तीसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नंबर आता है। तो ये हो गया हमारा ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। आइए बात करते हैं, कुछ हाइलाइट्स की बात करते हैं। अगर हम देखें भारत, तो ये हमारा भारत है, उसमें पॉपुलेशन के डेटा दिया हुआ है। 2011 के सेंसस के हिसाब से ये डेटा लिखा हुआ है। अब इसमें हम हाईलाइट करें मेन मेन चीजें, तो हम बोल सकते हैं कि भारत में हम
अपने लोगों को, जो लोग यहाँ रहते हैं उसको हम एसेट मानते हैं. So people are very important component of a country, and India is second most populous country after China. चाइना के बाद पॉपुलेशन में भारत का ही नंबर आता है पूरी दुनिया में. हमारा पॉपुलेशन कितना है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1210 मिलियन 2011 के सेंसस के हिसाब से इतना पॉपुलेशन है. 1210 मिलियन पॉपुलेशन है. भारत का जो पॉपुलेशन है ये बहुत ज्यादा है. कितना ज्यादा है, तो अगर हम टोटल पॉपुलेशन करें किसका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 कॉन्टिनेंट को अगर एक साथ रखते हैं और उनका पॉपुलेशन अगर कंबाइन करें तो उससे भी ज्यादा इंडिया का पॉपुलेशन हो जाएगा. इसका मतलब है, बहुत बार ऐसा कहा जाता है, इट इज आर्ग्यू दैट सच ए लार्ज पॉपुलेशन, जितना ज्यादा हमारा पॉपुलेशन है तो वो हमारे जो रिसोर्सेस है, जैसे हमारे पास जो जमीन है वो तो लिमिटेड है, हमारे पास रिसोर्सेस तो लिमिटेड है, उसके ऊपर इतना ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो एक प्रेशर क्रिएट करता है. तो हमारे देश में पॉपुलेशन जो है वो एक प्रेशर क्रिएट करता है. तो पर कैपिटा अवेबिलिटी, हर आदमी के पास जो संसाधन है वो कंपैरेटिवली लो हो जाती है अगर किसी दूसरे देश के साथ अगर कंपेयर करते हैं कि जिसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है लेकिन पॉपुलेशन कम है. तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे जो पॉपुलेशन है हमारा, उसका हमारे रिसोर्सेस के ऊपर प्रेशर ज्यादा है. एंड यही चीज है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे देश में जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है हमारे कंट्री में, उसके लिए ये बढ़ता हुआ पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन एक कारण है हमारी प्रॉब्लम्स का. सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया या लाचारी हो गई, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है. तो उसका कारण भी ये बहुत बड़ा जनसंख्या, बहुत बड़ा पॉपुलेशन को हम मानते हैं. अगर हम आगे देखें तो हम बोल सकते हैं कि हमारे देश में अर्बन पॉपुलेशन कितना है, रूरल पॉपुलेशन कितना है. तो टोटल पॉपुलेशन का डेटा हमारे पास है 2011 के सेंसस के हिसाब से कि टोटल हमारा 1210.2 मिलियन पॉपुलेशन जो है भारत का, उसमें से रूरल पॉपुलेशन है उसका प्रोपोर्शन जो है वो 833.1 मिलियन है. कहने का मतलब क्या है, याद रखने वाली ये फिगर है कि रूरल इंडिया कितना है, तो 68.84%, मतलब रफली 68% पॉपुलेशन जो है टोटल पॉपुलेशन का वो रूरल इंडिया में रहता है, गांव में रहता है. जबकि शहरों में कितने लोग रहते हैं, तो 31.16%, मतलब 31% जितने अप्रोक्सीमेटली लोग जो है वो शहरों में रहते हैं. और अगर हम बोले टोटल एब्सोल्यूट नंबर कितना है, तो हम बोलेंगे 377.1 मिलियन लोग. तो इन दोनों में कौन सा डेटा आपके काम का है, तो हम बोलेंगे कि रूरल पॉपुलेशन जो है भारत में, जो गांव में लोग रहते हैं वो ज्यादा है, 68% है, लगभग 68% लोग रूरल पॉपुलेशन है. जबकि शहरों में रहने वाले लोग कम हैं. कितना, तो टोटल पॉपुलेशन का 31% जो है वो अर्बन एरिया में रहते हैं. तो कहने का मतलब है कि रूरल इंडिया में ज्यादा लोग रहते हैं, गांव में ज्यादा लोग रहते हैं हमारे देश में, और शहरों में हमारे देश में बहुत कम रहते हैं गांव के मुकाबले. ड्यूरिंग 2001 टू 2011, 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो पॉपुलेशन है कितना बड़ा है, तो हम बोल सकते हैं 181.4 मिलियन पॉपुलेशन बड़ा है. और उसमें भी देखा जाए तो रूरल एरिया में 90.4 मिलियन लोग बढ़े हैं, पॉपुलेशन बढ़ा है, जबकि अर्बन एरिया में 91.0 मिलियन लोग बढ़े हैं. तो मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों जगह पे पॉपुलेशन का बढ़ना जो है वो लगभग समान जैसा है. लेकिन अगर हम फिर से कंपेयर करें तो हम बोलेंगे कि रूरल एरिया में कम बढ़ा है पॉपुलेशन, जबकि अर्बन एरिया में पॉपुलेशन जो है वो बढ़ा है. लेकिन अगर टोटल परसेंटेज की बात करें तो रूरल एरिया में 68% के आसपास पॉपुलेशन रहता है, जबकि अर्बन एरिया में 31% के आसपास पॉपुलेशन रहता है. तो ये कुछ डेटा है जिसको हमें ध्यान में रखना होता है जब भी हम पॉपुलेशन के बारे में सोचते हैं. तो आइए चलो एक समझने वाली थियरी देखते हैं, जैसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी देखते हैं. ये थियरी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है पॉपुलेशन को लेकर. डेमो का मतलब होता है पॉपुलेशन, और ग्राफी का मतलब होता है लिखना या ग्राफ बनाना. तो मतलब पॉपुलेशन की जो स्टडी की जाती है या पॉपुलेशन के ऊपर जो जो भी हम स्टडी करते हैं या कोई लेख लिखते हैं या कोई ग्राफ बनाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ये डेमोग्राफिक है. तो ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि किसी एक एरिया में किस तरीके से पॉपुलेशन में बदलाव आता है.
डेमोग्राफी में बदलाव आता है, तो उसके ऊपर जो थियोरी बनाई जाती है उसको हम थियोरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं। तो इस थियोरी में कुछ स्टेजेस है, इस स्टेजेस को समझेंगे, जैसे स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 है। तो 3 अलग अलग स्टेज को समझते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कहती है कि सबसे पहले जो भी सोसाइटी होती है, जो भी रीजन होता है, तो उसमें 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहले पहला स्टेज होता है। पहला स्टेज क्या होता है कि जो भी एरिया होगा वो एक्सपीरियंस करेगा, हाई डेथ रेट को एक्सपीरियंस करेगा, मतलब मृत्यु दर जो होगा वहां पे ज्यादा होगा। डेथ रेट का मतलब क्या हो गया कि मरने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो हाई रहती है। पहले स्टेज में लोग ज्यादा मरते हैं। और हाई बर्थ रेट भी देखा जाता है, मतलब बच्चे जितने जन्म होता है तो जन्म दर कितना है, तो जन्म दर मतलब बर्थ रेट भी हाई रहता है यहाँ पे। और क्योंकि हाई डेथ रेट है, हाई बर्थ रेट है, तो उसके कारण पॉपुलेशन का ग्रोथ कितना होगा, तो पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है वो स्टेबल रहता है। लाइक पॉपुलेशन का ओवरऑल ग्रोथ जो है वो ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं, ज्यादा घटेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट भी ज्यादा है, बच्चे जन्म लेने वाले बच्चे भी ज्यादा है और मरने वाले लोग भी ज्यादा है। सो इन दिस स्टेज बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर हाई, दोनों की दर ज्यादा होती है। देयरफॉर देयर इज नो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो इसीलिए ओवरऑल इंक्रीज इन पॉपुलेशन नहीं होता है, पॉपुलेशन इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है यहाँ पे। मोर ओवर proportion of children high in this population, तो मतलब जो पॉपुलेशन होगा, टोटल पॉपुलेशन होगा, इसमें बच्चों की संख्या ज्यादा होती है पहले स्टेज में। उसके बाद अगर हम देखें डेथ रेट, मृत्यु दर जो है वो हाई है। क्यों हाई होता है यहाँ पे? इसका कारण होता है कि अभी प्रिमिटिव सोसाइटी है, अभी अभी ये सोसाइटी जो है वो ठीक तरीके से एग्जिस्टेंस में आना शुरू हुआ है। ये बहुत ही बैकवर्ड एरिया होता है, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती है, हेल्थ फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स, इंजेक्शंस, मेडिसिन, ये सब नहीं होता है। यहाँ पे फूड अवेबिलिटी, खाना, खाद्य पदार्थ, जो फूड अवेबिलिटी है, रिसोर्सेस है, वो भी बहुत लो रहते हैं। एजुकेशन बहुत कम रहता है, शिक्षा का अभाव रहता है इस सोसाइटी में। इसके कारण क्या होता है, डेथ रेट जो है वो हाई रहता है, बर्थ रेट भी हाई रहता है। बर्थ रेट हाई रहने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग एजुकेशन, कि मतलब फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव का नॉलेज जो है वो भी नहीं होता है। रूरल एरिया जो होता है, जो गांव के एरिया होते हैं, वहां पे जो बच्चे होते हैं उनको एक साधन माना जाता है कि बच्चे जो है वो एक लेबर या मजदूर का काम करेंगे। मतलब मेरे घर में अगर ज्यादा बच्चे हुए, मेरे ज्यादा बच्चे हैं, तो वो मेरे मजदूर बन जाएंगे या फिर मेरे साथ ज्यादा काम करने के लिए आएंगे। तो मतलब बच्चों को एक लेबर की तरह समझा जाता है। विमेन जो मतलब स्त्री है, जो महिला है, दे हैव मैनी चिल्ड्रन इन दिस सोसाइटी। ऐसी सोसाइटियों में जो बच्चे मतलब जो महिलाएं होती है, तो उनके बहुत सारे बच्चे होते हैं, बिकॉज उनकी मतलब जो फर्टिलिटी ज्यादा होती है, एंड देयर इज अ हाई लेवल ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी, कि मतलब जो बच्चे हैं तो बच्चों का मृत्यु दर जो बहुत ज्यादा रह जाता है, कि बच्चे ने जन्म लिया और उसके बाद कुछ एज पूरी करेगा, उससे पहले वो मर जाएगा। तो अगर 10 बच्चे जन्म लेते हैं और 10 में से अगर 8 बच्चे मर जाते हैं, क्योंकि वहां पे मेडिकल फैसिलिटी है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, सिक्योरिटी के लिए कि मेरा वंश आगे बढ़े, तो एक एक मेंटेलिटी बन जाती है। तो इसीलिए वो प्रिफर क्या करते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करना। तो मतलब इसीलिए इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ही हाई होती है, जो बच्चे हैं उनका मृत्यु दर बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए विमेन जो है वो वहां पे प्रिफर करते हैं कि मेरे बहुत सारे बच्चे पैदा होने चाहिए। और उसके बाद दूसरा रीजन है कल्चर, रिलीजन, धार्मिक रीजन होता है। धर्म जो है वो जो कॉन्ट्रासेप्शन है, जैसे हम कहते हैं कि परिवार नियोजन है, या फिर अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं कि जो बच्चे हैं वो बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ ना हो, तो कॉन्ट्रासेप्शन का जो यूज करते हैं वो अनएक्सेप्टेबल होता है, रिलीजन के हिसाब से बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये भी एक कारण होता है बर्थ रेट हाई होने का। तो हमने यहाँ पे देखा कि पहला स्टेज जो होता है उसमें क्या होता है, डेथ रेट जो है वो हाई रहता है और उसके साथ साथ बर्थ रेट भी हाई रहता है। तो इसलिए पॉपुलेशन का जो इतना इंक्रीज है वो नहीं होता है और पॉपुलेशन यहाँ पे स्टेबल रहता है। बर्थ रेट क्या होता है, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी हमने देखी। तो सबसे पहले बर्थ रेट क्या होता है, तो बर्थ रेट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक टर्म है
जो यूज होता है क्यों, डिफाइन करने के लिए। क्या डिफाइन करने के लिए? तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ बेबीज, बच्चे, नंबर ऑफ बेबीज मतलब चिल्ड्रन बॉर्न एवरी ईयर, हर साल जितने नंबर ऑफ बच्चे पैदा होते पर 1000 पीपल इन अ पॉपुलेशन, कि 1000 लोगों में कितने बच्चे पैदा हुए हैं, उसको हम बर्थ रेट कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। उसके बाद है डेथ रेट, मृत्यु दर किसको कहते हैं? डेथ रेट इज द टर्म यूज टू डिफाइन द नंबर ऑफ डेथ, मतलब कितने लोग मरे हैं, मृत्यु हुई है उनकी, एवरी ईयर पर 1000 पीपल इन अ पॉपुलेशन, कि मतलब हर 1000 लोगों में कितने लोग मरते हैं, मृत्यु होता है उनका, उसको हम डेथ रेट कहते हैं। तो नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, नेचुरल इंक्रीज कैसा होता है? जैसे माइग्रेशन को अगर हम निकाल देते हैं, तो माइग्रेशन में मतलब कोई आता है इस रीजन में या इस रीजन से कोई बाहर जाता है, तो माइग्रेशन के फैक्टर को निकाल दे, सिर्फ बर्थ रेट और डेथ रेट को देखे, तो उसको हम नेचुरल इंक्रीज या नेचुरल डिक्रीज कहते हैं। बर्थ रेट ज्यादा होता है डेथ रेट के कंपैरिजन में, तो हम बोलेंगे नेचुरली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। अगर डेथ रेट ज्यादा होगा बर्थ रेट से, तो हम बोलेंगे नेचुरली पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है। तो इस रीजन में पहले स्टेज में हम देखते हैं कि नेचुरल इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन अकर्स वेयर बर्थ रेट इज ग्रेटर देन डेथ रेट, बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा है, तो हम बोलेंगे नेचुरली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। दैट इज देयर इज मोर बर्थ देन डेथ इन अ पॉपुलेशन इन अ ईयर। उसके बाद तो अगर हम इसका एप्लीकेशन देखें, तो हम बोलेंगे कि ज्योग्राफिकल प्रेवलेंस कौन सा है, स्टेज 1 कहाँ पाया जाता है? तो इट इज यूजुअली प्रेवेंट इन अंडर डेवलप्ड रीजन, जो बैकवर्ड रीजन होते हैं वहां पे ये देखे जाते हैं। इंडिया, इंडिया कौन से स्टेज में है? तो हम बोल सकते हैं इंडिया आज स्टेज 1 में तो नहीं है, लेकिन भारत 1921 से पहले इस स्टेज में था। सो इंडिया क्रॉस स्टेज 1 इन 1921 एट प्रेजेंट सम। उसके बाद देखे, सो एट प्रेजेंट मतलब अभी अगर हम देखें वर्तमान में, तो कुछ कुछ नेशन है अफ्रीका के, क्योंकि अफ्रीका जो है वो बहुत ही बैकवर्ड माना जाता है, वहां पे अभी भी विकास इतना है नहीं। तो अफ्रीका में अभी भी ट्राइबल कम्युनिटी है, तो वहां के बहुत सारे रीजन जो है वो स्टेज 1 को एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन भारत, तो भारत इस स्टेज से निकल चुका है, 1921 से ही निकल गया था, इससे पहले भारत भी ऐसे स्टेज में एग्जिस्ट करता था, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसके बाद स्टेज 2 की बात करते हैं। स्टेज 2 जो है वो रिप्रेजेंट करता है, जैसे स्टेज 1 में क्या था, हाई डेथ रेट एंड हाई बर्थ रेट था। स्टेज 2 में क्या होता है, जो डेथ रेट है वो लो हो जाता है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे डेवलप हो जाती है, एजुकेशन थोड़ा बहुत आ जाता है, तो डेथ रेट लो हो जाता है। बट जो बर्थ रेट है, बर्थ रेट जन्म दर जो है वो हाई रहता है। इन दिस स्टेज, इस स्टेज के अंदर बर्थ रेट लो है एंड यहाँ पे बर्थ रेट नहीं है, डेथ रेट होना चाहिए, तो डेथ रेट जो है वो हाई रहता है। दस देर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इसकी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन जो है वो बहुत बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेथ रेट जो है वो घट गया है, लेकिन बर्थ रेट घटा नहीं है, बर्थ रेट हाई है। सो नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन होता है। मोर ओवर अ प्रोपोर्शन ऑफ यूथ एंड चिल्ड्रन इज हाई, क्योंकि जन्म दर ज्यादा है, तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन में जो यूथ होगा, जो चिल्ड्रन होगा, उनका पॉपुलेशन ज्यादा होगा। डेथ रेट लो है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हो गई है, यहाँ पे फूड अवेबिलिटी है, अच्छे से खाना मिल रहा है। सो बिकॉज ऑफ इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर, हमारा फूड अवेबिलिटी ज्यादा है, तो एग्रीकल्चर भी यहाँ पे अच्छा होगा, ये एग्रीकल्चरल सोसाइटी होगी, इसलिए डेथ रेट जो है वो कम हो जाता है। लेकिन बर्थ रेट की बात करें, तो बर्थ रेट इज स्टिल हाई बिकॉज पीपल फॉलो लार्ज फैमिली नॉर्म्स। तो इस सोसाइटी में क्या होता है, एग्रीकल्चरल फैमिली मेनली होती है, ये भी एक ट्रेडिशनल फैमिली होती है, और फैमिली में ज्यादा बड़ी फैमिली जो है वो प्रिफर की जाती है। यहाँ एजुकेशन का अभाव रहता है, इट लेक एजुकेशन, और स्टेटस ऑफ वुमेन इज ऑल्सो वेरी पुअर। तो इस ये कुछ कारण है जिसके कारण बर्थ रेट जो है वो हाई रहता है और डेथ रेट जो है वो लो हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अब ये ज्योग्राफिकली कहाँ पाया जाता है सेकंड स्टेज? तो हम बोलते हैं कि जो भी हमारे ज्यादातर डेवलपिंग नेशन है, विकासशील देश है, जैसे इंडिया हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं कि चाइना हो गया, या चाइना आगे के स्टेज में भले चला गया हो, लेकिन हमारा पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, यहाँ पे हमें स्टेज 2 देखा जाता है। सो इंडिया इज पासिंग थ्रू दिस स्टेज, स्टेज 2। मोर एक्यूरेटली अगर हम भारत की बात करें, तो भारत सेकंड स्टेज के भी लेटर स्टेज में है, मतलब थर्ड स्टेज के एंटर करने में तैयारी कर रहा है।
जबकि चाइना की बात करें तो चाइना जो है वो थोड़ा बहुत डेवलपिंग कंट्री से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, और चाइना इज बिलीव टू हैव एंटर्ड इन स्टेज 3। सो स्टेज 2 जो है इस प्रेवेलेंट, हमारा ये जो सेकंड स्टेज की हम बात कर रहे हैं, वो स्टेज 2 जो है वो ज्यादातर एशिया और साउथ अमेरिकन नेशन में पाया जाता है। दिस नेशन जो है, तो ये सारे नेशन जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठा रहे हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड को अभी हम इसी वीडियो में देखेंगे, आगे देखेंगे कि जो मतलब वर्किंग पॉपुलेशन होता है, जो मेनली फर्टाइल पॉपुलेशन होता है, उसी को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। कि 15 साल से जो 60 साल के बीच में लोग होते हैं, तो वो मतलब इफेक्टिव होते हैं, डेवलपमेंट के लिए बहुत काम आते हैं, ग्रोथ के लिए काम आते हैं, उन्हें डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। तो स्टेज 2 जो है वो क्या तैयार करता है, वो यंग पॉपुलेशन को तैयार करता है। और यही यंग पॉपुलेशन जो है, जैसे इंडिया है, तो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठा सकता है, ये उठाने की तैयारी करते हैं। उसके बाद स्टेज 3 में आते हैं। तो स्टेज 3 में क्या होता है, पहले स्टेज में क्या था, हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट था, तो इसलिए पॉपुलेशन स्टेबल था, ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा था। स्टेज 2 में क्या था, स्टेज 2 में जो बर्थ रेट है वो हाई रहा, लेकिन डेथ रेट घट गया, तो इसीलिए पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज में जो पॉपुलेशन बढ़ने लगा, तो इसका कारण था कि बर्थ रेट जो था वो ज्यादा था। अभी थर्ड स्टेज में क्या होता है कि थर्ड स्टेज में दोनों घटते हैं, जैसे लो डेथ रेट देखा जाता है और लो बर्थ रेट, मृत्यु दर भी कम हो जाता है और जो जन्म दर है वो भी कम हो जाता है। So, हम बोल सकते हैं कि इन दिस स्टेज बोथ डेथ रेट मतलब मृत्यु दर और जन्म दर बर्थ रेट लो हो जाते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है कि मतलब यहाँ पे मेनली कौन सा पॉपुलेशन दिखेगा, क्योंकि जन्म दर ज्यादा हो नहीं रहा, तो ज्यादा पॉपुलेशन आपको क्या दिखेगा, ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा दिखेगा। लाइक जो वृद्ध लोग होते हैं उनकी संख्या आपको ज्यादा देखने को मिलती है, और यहाँ पे आपको डेवलपमेंट भी ज्यादा मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है, तो इसीलिए क्या होता है, एक बच्चे का भी अगर होता है या 2 बच्चे का जन्म होता है, तो लंबा जिएंगे, ये सुनिश्चित होता है, एनवायरमेंट होता है अच्छा सा। तो इसलिए लोग जो है वो फैमिली प्लानिंग भी करते हैं, लेट मैरिज भी करते हैं, और बहुत सारे डेवलपमेंट मैच्योरिटी के कारण अगर देखा जाए, तो यहाँ पे पॉपुलेशन स्टेबल रहता है। क्यों, क्योंकि डेथ रेट भी, मृत्यु दर भी कम है, और लो बर्थ रेट है, मैच्योरिटी ज्यादा है, एजुकेशन अच्छा है। तो हम बोल सकते हैं डेथ रेट जो लो है उसका कारण क्या है, तो अगेन इंप्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटी। तो ये सोसाइटी डेवलप है, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है। हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी अच्छा है, अवेयरनेस भी अच्छी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी लोगों की अच्छी है। इंक्रीज इन फूड अवेबिलिटी, तो लोगों के पास फूड रिसोर्सेस भी है। जबकि बर्थ रेट लो क्यों है, तो बर्थ रेट लो होने का कारण है कि पीपल जो है वो स्मॉल फैमिली प्रिफर करते हैं, न्यूक्लियस फैमिली प्रिफर करते हैं, हम दो हमारे दो। एंड दे आर एजुकेटेड ऑल्सो, एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इज वेरी हाई, वुमेन भी वर्किंग होती है, उनका स्टेटस भी हाई होता है। तो ये डेवलप कंट्री की निशानी है, डेवलपमेंट की निशानी है। और ये थर्ड स्टेज है जहाँ पे पॉपुलेशन स्टेबल होता है, तो यहाँ पे डेथ रेट भी कम है और बर्थ रेट भी लो है। नाउ ये जो सोसाइटी है ये कहाँ पाई जाती है, जोग्राफिकली कहाँ पाई जाती है, सो इट इज प्रेवेलेंट इन डेवलप्ड नेशन, विकसित देशों में ये पाया जाता है, जैसे कि यूरोप के देश हो गए जो विकसित, अत्यंत विकसित माने जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका में ये पाया जाता है, रशिया में भी आपको मिलेगा यहाँ पे, और कुछ कुछ देश है जैसे चाइना ने एंटर किया है, हम इन देशों को भी मान सकते हैं कि ये स्टेज 3 में पाए जाते हैं। ये हो गए हमारे 3 स्टेज। तो 3 स्टेज में हमने क्या देखा, पहला स्टेज में हमने देखा कि पहले स्टेज में पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल रहता है। क्यों, क्योंकि हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट रहता है। तीसरा स्टेज हमने देखा, सॉरी दूसरा स्टेज हमने देखा कि यहाँ पे बर्थ रेट जो है, जो जन्म दर है, वो तो बढ़ा हुआ है, लेकिन डेथ रेट कम हो गया, इसलिए पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। और उसके बाद स्टेज 3 देखे तो यहाँ पे डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों कम हो जाता है। ये विकास की निशानी है, ये डेवलपमेंट की निशानी है, और ज्यादातर डेवलप्ड नेशन जो है वो तीसरे स्टेज में है। अब हम आते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, कि मतलब स्टेज 2 में हमने देखा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जैसा कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, एक फंड है, तो उसने दिया है। सो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इन्होंने बोला है डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। सो दे सेड दैट इट मींस
द इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द पॉपुलेशन, के पॉपुलेशन का वह भाग जिसमें इकोनॉमी के ग्रोथ का मतलब इकोनॉमी में प्रोडक्शन, वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन बढ़ाने की जो पोटेंशियल होती है उनके अंदर, तो उसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। कहते हैं कि द इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम शिफ्ट इन पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर, इसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। कि मतलब अगर देखें कि काम करने वाले लोगों, कितनी एज से लोग काम करना शुरू करते हैं नॉर्मली, तो हम बोलते हैं कि 15 साल का जब कोई आदमी हो जाता है, आदमी या मैन या वुमेन जब 15 साल के हो जाते हैं, अप टू 64 ईयर रिटायर जब होते हैं, तो 15 से 64 ईयर का जो टाइम होता है वो बहुत ही प्रोडक्टिव एज होती है, जहाँ पे हम काम बहुत ज्यादा करते हैं। इसको वर्किंग एज कहा जाता है। कितना? तो वर्किंग एज का जो उम्र है किसी भी आदमी का, तो वो 15 से 64 के बीच में अच्छे से काम कर सकता है। सो 15 से 64 की उम्र होती है तब तक उसको बोलेंगे ये वर्किंग एज के अंदर है। तो हम बोलते हैं कि जिस देश में जो 15 से 64 साल के बीच में जो लोग होते, उनकी उम्र में जो लोग होते, अगर उनका प्रोपोर्शन ज्यादा है, इज लार्जर देन द नॉन वर्किंग एज ऑफ पॉपुलेशन। नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन का मतलब हो गया 14 से कम, 14 साल से कम के बच्चे जो होते हैं, या 65 ईयर और उससे ज्यादा उम्र के जो लोग होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं नॉन वर्किंग एज ग्रुप। सो कहने का मतलब ये है कि हम बोलेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड कब है, ऐसा बोलेंगे जब शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन, मतलब जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसका शेयर ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? जो नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो डिपेंडेंट है, उससे ज्यादा होगा। तो उस जगह को हम बोलेंगे ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उनके अंदर पोटेंशियल है काम करने की, सुपर पावर बनने की। विथ फ्यू बर्थ ईच ईयर, कि अगर हम देखें बर्थ रेट अगर कम हो जाता है, फ्यू बर्थ रेट ईच ईयर, कंट्रीज वर्किंग एज पॉपुलेशन ग्रो लार्जर रिलेटिव टू यंग डिपेंडेंट पॉपुलेशन। अगर बर्थ रेट कंट्रोल में आ जाती है, क्यों सारी कंट्री बर्थ रेट को कंट्रोल करना चाहती है? क्योंकि उनको डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ लेना है। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर फ्यू बर्थ रेट अगर कम हो जाता है, तो कंट्री का जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो एडल्ट लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। ग्रो लार्जर रिलेटिव टू यंगर डिपेंडेंट पॉपुलेशन, जो डिपेंडेंट है उस पॉपुलेशन से ज्यादा हो जाएगा। विथ मोर पीपल इन लेबर फोर्स, तो अगर 15 से 64 साल के बीच में लोग जो है वो ज्यादा अगर होंगे तो ज्यादा लेबर फोर्स बनेगा। एंड फियर चिल्ड्रन टू सपोर्ट, बच्चे की संख्या कम होगी जिनको सपोर्ट करना है। तो इससे क्या होगा? कंट्री जो है वो एक खिड़की बन जाएगी। कंट्री हैज अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो उसके पास एक एक्सेस रहेगा। विंडो का मतलब यहाँ पे एक्सेस रहेगा फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, कि मतलब इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसके पास क्या रहेगा? एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। इफ द राइट सोशल एंड इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स एंड पॉलिसीज आर मेड इन हेल्थ, कि अगर कंट्री जो है, जो हमारा पॉलिटिकल फैक्टर जो है, वो कंट्री के सोशल एंड इकोनॉमिक में इन्वेस्ट करे, मतलब पॉलिसी ऐसी बनाए जिससे लोगों का हेल्थ अच्छा रहे। अगर हेल्थ अच्छा रहेगा तो ही अच्छे से काम कर पाएंगे। अगर एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया जाता है, एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो ही वो वर्किंग पॉपुलेशन को सपोर्ट करेगा। गवर्नेंस अच्छा हो, इकोनॉमी अच्छी हो, तो इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, प्रशासन अच्छा होगा, तो क्या होगा? लोगों को एक माहौल बनेगा काम करने का, और ज्यादा काम होगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा? ग्रोथ ज्यादा होता है, क्योंकि ग्रोथ तभी होता है ज्यादा जब गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। इसका मतलब है जब वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा आउटपुट जनरेट करते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। आउटपुट का मतलब है प्रोडक्शन ज्यादा करना, और इससे क्या होगा? इट एड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है। जबकि दूसरी तरफ ऑन दी अदर हैंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन, मतलब 15 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं, या फिर 65 ईयर या उससे ज्यादा वृद्ध लोग जो होते हैं, तो उनको डिपेंडेंट कहते हैं। सो डिपेंडेंट पॉपुलेशन सच एज चिल्ड्रन एंड ओल्ड पॉपुलेशन डू नॉट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। सो जनरली ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में, इकोनॉमिक आउटपुट में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। अगर हम आज की बात करें, वर्तमान की बात करें, एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन टू वर्किंग पॉपुलेशन कितना है, जिसे हम डिपेंडेंसी रेशियो भी कहते हैं, वो 0.66% है।
अगर सूत्र में रखे, अगर हम इसका सूत्र बनाए तो हम बोलेंगे डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है, कितने लोग डिपेंडेंट है, तो हम बोलेंगे जितना भी डिपेंडेंट पॉपुलेशन है उसका डिवाइड कर देना है नीचे वर्किंग पॉपुलेशन से, जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ये डिपेंडेंसी रेशियो है। तो हमारे पास कितना है, 0.66% है। इसका मतलब है कि लाइक डिपेंडेंट पॉपुलेशन क्या हो गया, सो पॉपुलेशन जिनकी संख्या 0 से 14 के बीच में है मतलब बच्चे, और 60 और उससे अबाव है मतलब वृद्ध लोग, उसको डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहते हैं। डिवाइड करते हैं वर्किंग पॉपुलेशन, मतलब ऐसा पॉपुलेशन जिनकी उम्र 15 और 59 के बीच में है, इसको हम बोलते हैं, ये नॉर्मली वर्किंग पॉपुलेशन होता है, और इसका जो रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी रेशियो बोला जाता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो यही कॉन्सेप्ट जो है वो भारत में अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं इंडिया जो है, इंडिया में यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सो इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन एन एजिंग वर्ल्ड। तो जितने भी आप विकसित देश देखोगे, जैसे जापान हो गया, आप देखोगे वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा, ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन भारत में यंग पॉपुलेशन ज्यादा है। तो हम बोलेंगे इंडिया हैज वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन एन एजिंग वर्ल्ड। बाई 2020 तक ये अनुमान लगाया गया था कि जो मीडियल एज है, जो एवरेज एज है भारत में, अगर सारे एज को हम कैलकुलेट करें और एवरेज निकाले तो कितना होगा, 28 ईयर का आपको एवरेज मिलेगा। मीडियल एज इन इंडिया विल बी जस्ट 28 ईयर्स कंपेयर टू 37 इन चाइना एंड यूएसए। यूएसए और चाइना में अगर एवरेज निकाले तो 37 ईयर्स मिलेगा आपको, जबकि वेस्टर्न यूरोप ज्यादा वृद्ध मिलेंगे आपको, वहां पे 45 एवरेज ईयर होगा, और जापान जो है वो और ज्यादा ओल्ड एज है, वहां पे आपको 49 ईयर्स मिलेगा। भारत का एवरेज पॉपुलेशन जो है, उनकी उम्र जो है वो 28 है, मतलब इंडिया ज्यादा यंग है दूसरे दुनिया के देशों के कंपैरिजन में। तो एक बार फिर से, इंडिया में अगर मीडियल एज देखे तो 28 ईयर्स है, जो कि यंग एज दिखाता है, जबकि चाइना और यूएसए जो है वो 37 ईयर्स दिखाते हैं, जबकि यूरोप एक 45 ईयर्स का आंकड़ा देता है, और जापान जो है वो और ज्यादा यहाँ पे वृद्ध लोग है, 49 ईयर्स है। सिंस 2018 से अगर हम बात करें तो इंडिया एज वर्किंग एज पॉपुलेशन, भारत का जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, इट हैज ग्रोन लार्जर देन डिपेंडेंट पॉपुलेशन, कि हमारा जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है उससे ज्यादा हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन बड़ा है, मतलब 15 से 64 साल के बीच में जो लोग हैं वो बड़े हैं। एंड अगर हम देखें दिस बल्ज, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ा है, तो दिस बल्ज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन इज गोइंग टू लास्ट टिल 2055, 2055 तक, मतलब अब से लेकर 37 ईयर्स तक ये पॉपुलेशन जो है वो सस्टेन करेगा। तो इसका मतलब इंडिया को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, मतलब हमारा आउटपुट ग्रोथ बढ़ सकता है। दिस ट्रांजिशन हैपन्स लार्जली बिकॉज ऑफ अ डिक्रीज इन द टोटल फर्टिलिटी रेट। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट जो है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो घट रहा है। अब टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, सो इट इज नंबर ऑफ बर्थ पर वीमेन, कि मतलब जो स्त्री है, जो महिला है, तो एक महिला के ऊपर कितने बच्चे जन्म लेते हैं, अगर हम एवरेज निकाले तो, अगर ये, तो इसका टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब हो गया कि पर विमेन कितने बच्चे जन्म ले सकते हैं, इसको टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। और यही टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो घटा है। क्यों घटा है, बिकॉज लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो रेट है वो अच्छा हुआ है, इंप्रूव हुआ है, इंक्रीज हुआ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है कि किसी बच्चे का जन्म होता है तो इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेशन एक लगाया जाता है कि ये कितने साल जिएगा। अगर ज्यादा साल जिएगा, अगर ज्यादा मृत्यु दर होगा नहीं, तो क्या होगा, भरोसा रहेगा, तो एक बच्चे से भी खुश रहेंगे, दो बच्चे से भी खुश रहेंगे। लेकिन अगर ज्यादा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट रहता है, बच्चे ज्यादा मरते हैं, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा नहीं होती है, तो फिर लोग क्या करते हैं, उनकी टेंडेंसी ये रहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे, मतलब उनके ज्यादा से ज्यादा बच्चे हो, तो बर्थ रेट ज्यादा हो जाता है इसके कारण। तो यहाँ पे अगर देखें, भारत में देखें, तो ये ट्रांजिशन क्यों हुआ है, वर्किंग एज पॉपुलेशन क्यों बढ़ा है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन टोटल फर्टिलिटी रेट आफ्टर इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी गेट्स स्टेबिलाइज्ड। तो अगर हम स्टडी को देखें, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्टडी है जो भारत में की गई है, किसने, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने ये जो स्टडी की है, तो उसने दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिखाए हैं। पहला,
उसने बोला है द विंडो ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, भारत में जो एक्सेस है डेमोग्राफिक डिविडेंड का लेने का, is available 5 decades from 2005-6 to 2055-56। तो ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने कहा है कि भारत में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका फायदा भारत कब तक ले सकता है। तो इस हिसाब से देखें तो उन्होंने बोला है कि ये 2055-2056 तक ले सकता है, लॉन्गर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो मतलब दूसरे किसी भी कंट्री के कंपैरिजन में भारत अपने पॉपुलेशन का फायदा जो है, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है उसका फायदा बहुत अच्छे तरीके से ले सकता है। इतना ले सकता है कि भारत जो है वो एक सुपर पावर बन सकता है। दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड विंडो इज अवेलेबल एट डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट स्टेट्स। तो भारत में कई स्टेट्स है और हर स्टेट्स में अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से ये मतलब अपॉर्चुनिटी हो सकती है डेमोग्राफिक डिविडेंड की, बिकॉज डिफरेंट बिहेवियर ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर्स, हर स्टेट में अपना पॉपुलेशन का जो टेंडेंसी होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये दो चीज जो है वो नोटिस की गई है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा। इसका मतलब है इंडिया में जो पॉपुलेशन है, जो वर्किंग एज का पॉपुलेशन है, तो उसका हम बहुत अच्छे तरीके से फायदा ले सकते हैं। तो क्या क्या एडवांटेज होते हैं अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए किसी भी कंट्री में, तो क्या एडवांटेज हो सकता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले है बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ, कि मतलब अगर अच्छे से यूटिलाइज किया जाएगा तो देश का ग्रोथ बढ़ेगा। इट विल बी ब्रॉट अबाउट बाय इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज लिखा है। इस इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आप कुछ भी काम करते हो और बदले में जो आपको पैसा मिलता है, जो रिवार्ड मिलता है, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। So better economic growth brought about by increased economic activity due to higher working age population and lower dependent population। तो भारत में क्या होता है कि एक आदमी कमा रहा होता है और उसके पीछे जो है वो 10 लोग जो है वो डिपेंडेंट रहते हैं। ऐसा पहले होता था और उसके कारण क्या होता था, उस आदमी का भी विकास नहीं हो पाता है और उस सोसाइटी का भी, जहाँ पे ऐसी सिचुएशन रहती है, उसका भी विकास नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम देखें कि अगर किसी घर में 10 आदमी रहते हैं और 10 में से 10 कमाते हैं, सपोज सब वर्किंग एज में है, तो हम क्या देखेंगे कि सब लोगों का विकास होगा, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर टीम वर्क करेंगे और उस फैमिली का भी विकास होता है, उस रीजन का भी विकास होता है, उस देश का भी विकास होता है। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा होने से मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड का ज्यादा होने से क्या हो सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ सकती है वहां पे। ये चैनलाइज करना है, अगर इसको एक्सेस करना है, ये बेनिफिट अगर देश में लाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो पहला, इंक्रीज्ड लेबर फोर्स, जो लेबर फोर्स है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, सो दैट इट विल एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी। दूसरा, जो फिजिकल स्पेस है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। सो फिजिकल स्पेस क्रिएटेड बाय डेमोग्राफिक डिविडेंड to divert resources from spending on children to investing in physical and human infrastructure। तो क्या होगा कि जो मतलब अगर फिजिकल स्पेस बढ़े, कि हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जो खर्चा होता है वो बच्चों के ऊपर होता है। तो अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो जो बच्चों के ऊपर जो खर्चा होता है तो वो कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की संख्या कम है। और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, जो फिजिकल और ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है या ह्यूमन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है या स्किल डेवलपमेंट है, उसके ऊपर ये ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है, फोकस हो सकता है। उसके बाद राइज इन वीमेन्स वर्कफोर्स। तो मतलब अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ता है, डेवलपमेंट होता है, तो क्या होगा, जो विमेन वर्कफोर्स है तो वो भी बढ़ेगा। सो दैट नेचुरली अकम्पनी और डिक्लाइन इन फर्टिलिटी। तो उससे जितनी ज्यादा महिलाएं काम करेगी, जितनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी में ज्यादा पार्टिसिपेट करेगी, तो क्या होगा, उनकी फर्टिलिटी कम होगी, विच कैन बी अ न्यू सोर्स ऑफ ग्रोथ। तो उससे क्या क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और ग्रोथ का सोर्स भी बढ़ेगा। इंक्रीज इन सेविंग रेट, जो ज्यादा ग्रोथ होगा, ज्यादा इनकम होगी, तो सेविंग रेट बढ़ेगा। एज द वर्किंग एज ऑल्सो हैपन टू बी अ प्राइम पीरियड फॉर सेविंग। तो जितनी ज्यादा वर्किंग एज होगी और जितना ज्यादा लोग काम करेंगे तो सेविंग बढ़ेगी, और सेविंग बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन के और ज्यादा अपॉर्चुनिटी इकोनॉमी में बढ़ेंगे। अब मासिव शिफ्ट,
टुवर्ड्स अ मिडिल क्लास सोसाइटी। इससे क्या होगा कि जो लोअर क्लास सोसाइटी है, मतलब आप देखो भारत में जो है वो मैक्सिमम लोअर क्लास या बैकवर्ड क्लास सोसाइटी होती है, तो धीरे धीरे क्या होता है वो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी बनती है या मिडिल क्लास सोसाइटी बन जाती है। सो उसके कारण मिडिल क्लास जब होता है तो क्या होता है उनका एस्पिरेशन बढ़ जाता है। सो राइज ऑफ एस्पिरेशनल क्लास, ये हम बोल सकते हैं। लोगों की इच्छाएं, लोगों की तमन्नाएं, उनकी आशाएं बढ़ जाती है, और उससे क्या होता है और ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है देश में। और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है तो क्या होता है उसका सीधा प्रभाव जो है देश के विकास में होता है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए तो चाणक्य ने भी बोला था कि जो देश इकोनॉमिक एक्टिविटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है उसकी प्रगति अच्छे से होती है, और जो देश, जो फैमिली, जो संस्था इकोनॉमिक एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देती तो उसका बर्बाद होना सुनिश्चित है। तो ये जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड का कॉन्सेप्ट है या जो वर्किंग एज के ऊपर जो फोकस होता है, तो वो हमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाता है और यही एस्पिरेशनल क्लास को भी बढ़ाता है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है तो उसके फायदे जैसे जॉब क्रिएशन बढ़ेगी, एजुकेशन का रिफॉर्म होगा, जॉब क्रिएशन भी होगी, उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन का भी बढ़ावा होता है। अगर आप देखोगे या बच्चों के एजुकेशन को घटाया जाएगा और स्किल डेवलपमेंट या फिर जो मीनिंगफुल एजुकेशन है वो बढ़ेगा। उसके बाद अगर हम देखें डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो हिस्टोरिकली इट कंट्रीब्यूटेड अप टू 15% ऑफ ओवरऑल ऑफ ग्रोथ इन द एडवांस इकोनॉमी। जितनी भी एडवांस इकोनॉमी है उसको आप देखोगे तो मतलब कम से कम 15% जैसा उनके वर्किंग एज, मतलब मिनिमम 15% जैसा उनके एडवांसमेंट में डेमोग्राफिक डिविडेंड ने काम किया है, जैसे वर्किंग एज पॉपुलेशन ने कंट्रीब्यूट किया है। जापान पहला कंट्री बना था। जापान वॉज अमंग द फर्स्ट मेजर इकोनॉमी टू एक्सपीरियंस रैपिड ग्रोथ बिकॉज ऑफ चेंजिंग पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। तो जापान में हम देखते हैं कि ज्यादा ओल्ड एज पॉपुलेशन है, और यही जब चेंज हुआ, मतलब बच्चों वाली संख्या से जब एडल्ट पॉपुलेशन ज्यादा होने लगा, वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा होने लगा, तो उससे जापान देखा गया था वन ऑफ द फर्स्ट मेजर इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी, जिसमें ये फायदा देखा गया था। The country's demographic dividend phase lasted from 1964 to 2004। तो जापान का अगर हम देखें तो इसका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो फेज था वो 2004 तक रहा था, 1964 से, और इसी दरमियान इसने बहुत सारी अपनी तरक्की और विकास किया था। दूसरा फायदा क्या है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब अगर जितना वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो ज्यादा इंडस्ट्री लगेगी, इसका मतलब है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। और जब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो अर्बनाइजेशन, शहरीकरण भी बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ हायर नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स सीकिंग पॉपुलेशन दैट वुड फोर्स हायर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ज्यादा लोगों को रोजगार चाहिए, ज्यादा इंडस्ट्री होगी, ज्यादा अर्बनाइजेशन होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी। राइज इन वर्कफोर्स, जो वर्कफोर्स है वो भी बढ़ेगा विथ मोर देन 65% ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। मतलब वर्किंग एज पॉपुलेशन अगर 65% से भी ज्यादा है, सो इंडिया विल राइज एन इकोनॉमिक सुपर पावर। भारत एक सुपर पावर बनेगा। इट विल सप्लाई मोर देन हाफ ऑफ एशियाज पोटेंशियल वर्कफोर्स ओवर द कमिंग डिकेड। तो एशिया में आप कभी भी कहाँ भी चले जाओ, कहीं पे भी, सऊदी अरेबिया चले जाओ, दुबई चले जाओ, कतार चले जाओ, आप चाइना चले जाओ, आपको क्या मिलेगा, तो भारत के लोग जो है वो ज्यादा आपको दिखेंगे। आधे से भी ज्यादा, पूरे एशिया में आधे से भी ज्यादा आपको भारत के लोग मिलेंगे अगर इसका वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डेवलप होता है तो। उसके बाद इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग, लाइक जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है तो इकोनॉमिक जो प्लानर होंगे उनको भी हाई टारगेट रखने में फायदा होगा। लाइक फाइन ट्यूनिंग द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम एंड प्रोग्राम बाय फैक्टरिंग, मतलब एडजस्टिंग द पॉपुलेशन डायनेमिक्स। तो पॉपुलेशन का जो डायनेमिक्स है, जो उतार चढ़ाव है पॉपुलेशन का, वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है तो क्या होगा कि सोशियो इकोनॉमिक जो है इम्पैक्ट जो है वो भी ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा लोगों को बेनिफिट दे पाए ऐसी पॉलिसी भी बना सकते हैं। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड के कुछ फायदे हो गए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सारे फायदे जो है कि मतलब इकोनॉमी को बढ़ा दिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, हम सुपर पावर बन सकते हैं, एशिया में आधे लोग हमारे ही होंगे जो काम करने वाले होंगे, मोस्ट प्रोडक्टिव और वर्कफोर्स बन सकते हैं। लेकिन ये सब रियलाइज करने के लिए हमारे सामने चैलेंजेस है, लाइक इट इज चैलेंजेस एसोसिएटेड विद डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये रातों रात ऐसे तो हो नहीं पाएगा। उसके लिए
प्लानिंग चाहिए, उसके लिए क्या क्या हमें क्या क्या दिक्कतें हैं। तो पहली दिक्कत है असिमेट्रिकल डेमोग्राफी, कि भारत में जो हम बोलते हैं कि वर्किंग एज ज्यादा है, तो हर जगह नहीं है। तो भारत में जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। तो आप देखोगे जो वर्किंग एज का जो रेशियो है, द ग्रोथ ऑफ वर्किंग एज जो है, तो आपको 15 साल से 60-65 साल के बीच में जो लोग मिलेंगे वर्किंग एज के, वर्किंग पॉपुलेशन का, तो वो कुछ स्टेट्स में, इंडिया के जो कुछ स्टेट्स है, पुअरेस्ट स्टेट्स है, जो गरीब स्टेट है, वहीं पे कंसंट्रेटेड है, सारे स्टेट्स में एक जैसे नहीं है। एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड विल बी फुल्ली रियलाइज ओनली इफ, ये डिविडेंड का जो लाभ है वो तभी मिलेगा जब, ओनली इफ इंडिया इज एबल टू क्रिएट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। तो अगर भारत सरकार कुछ ऐसी पॉलिसी चलाए या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जिससे रोजगार की अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो, तो ही मतलब इसी जो हमने अभी देखा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसका फायदा हमारे पॉपुलेशन को मिल सकता है। मतलब रोजगार इज द आंसर ऑफ एवरीथिंग। अगर अच्छा रोजगार मिलेगा तो ही एजुकेशन का भी विकास होगा, तो ही लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, तो ही इकोनॉमी में ग्रोथ भी होगा। अब एजुकेशन अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा? लैक ऑफ स्किल। तो एक दूसरी समस्या है कि हमारे देश में स्किल की कमी है। ऐसे इंस्टीट्यूशन नहीं है जो जल्दी जल्दी फटाफट और अच्छी स्किल दे पाए। सो लैक ऑफ स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्स्टिकल, चैलेंज है हमारे सामने। मोस्ट ऑफ द न्यू जॉब दैट विल बी क्रिएटेड इन द फ्यूचर, फ्यूचर में जो नई जॉब आने वाली है उसको क्या चाहिए? उसको हाईली, बहुत ही हाईली स्किल चाहिए। एंड लैक ऑफ इंडियन स्किल पावर, लाइक स्किल इन वर्कफोर्स, इंडिया के जो वर्कफोर्स में जो स्किल नहीं होती है, ये भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। India may not be able to take advantage of this opportunity due to low human capital base and lack of skill। कि हमारा जो कैपिटल है, हमारा जो ह्यूमन है, हमारा जो मानव संसाधन है, उसके अंदर स्किल नहीं है, हमने पहुंचा ही नहीं है वो स्किल नहीं है, एबिलिटी नहीं है। तो उसके कारण क्या है? ये एक हिंड्रेंस, एक चैलेंज बन सकता है डेमोग्राफिक डिविडेंड अचीव ना कर पाने का। उसके बाद जो हमारा लो ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर होता है, तो आप देखोगे ग्लोबल जो पैरामीटर होते हैं, तो उसमें हमारा बहुत लो रैंक आता है। तो ये भी एक चैलेंज है हमारे लिए कि हमें अपना विकास इतना अच्छे से नहीं कर रहे। जैसे इंडिया रैंक 130 आउट ऑफ 189 कंट्रीज, बहुत पीछे है। इन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब एजुकेशन का स्तर, एनरोलमेंट का स्तर, हेल्थ फैसिलिटी का स्तर जो दिखाती है, ये जो इंडेक्स है, इंडिकेटर है, जिसमें भारत का स्थान बहुत पीछे है, विच इज अलार्मिंग, वो एक डेंजर का साइन है। देयरफॉर हेल्थ एंड एजुकेशन पैरामीटर्स नीड्स टू बी इम्प्रूव सब्सटेंशियली टू मेक इंडियन वर्कफोर्स एफिशिएंट इन स्किल। तो इसका मतलब है कि भारत में जो आरोग्य है, जो हेल्थ है, जो एजुकेशन है, उसको इम्प्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं करेंगे तो ये जो हमारे सामने विंडो है, जो जो रास्ता है अपने देश को ऊपर ले जाने का, एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने का, वो सपना अधूरा रह सकता है अगर हम इस पे काम ना करें तो। अगर हम देखें इनफॉर्मल नेचर ऑफ भारत की इकोनॉमी जो है, वो ज्यादातर इनफॉर्मल नेचर ऑफ इकोनॉमी है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो अनदर हर्डल इन गेटिंग रीपिंग, मतलब गेटिंग द बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया। कि भारत में जो जो लोग हैं, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का बेनिफिट है, उसको लेने में जो हमारा इनफॉर्मल नेचर है इकोनॉमी का, ये भी एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उसके बाद जॉबलेस ग्रोथ, भारत में हमने देखा है कि अगर प्लानिंग को देखें तो हम 8% तक ग्रोथ तक आ गए। तो ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे ये ग्रोथ कैसा हो रहा है? जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है, उससे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट हो रहा है। सो दैट इज ऑल्सो अ कंसर्न। लाइक हम बोले कि देयर इज अ माउंटिंग कंसर्न दैट फ्यूचर ग्रोथ कुड टर्न आउट टू बी जॉबलेस ड्यू टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर भारत में अगर मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, मतलब उद्योग बंद हो जाते हैं, या ग्लोबलाइजेशन नहीं होता है, वैश्वीकरण नहीं होता है, डी ग्लोबलाइजेशन हो जाता है, उल्टा हो जाता है, या टेक्नोलॉजिकल ही प्रोग्रेस होता है, तो लोगों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसके कारण भी क्या होगा? ग्रोथ तो हो सकता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो होगा, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हम बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बोलते हैं। लेकिन अगर हमने अपने मैन पावर को अगर स्किल नहीं किया, अगर वो काबिल नहीं बनाया, स्किल डेवलपमेंट नहीं किया, तो क्या होगा? यहाँ का जो ग्रोथ होगा वो जॉबलेस ग्रोथ होगा। दैट कैन बी द चैलेंज। उसके बाद एज पर अगर हम देखें नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का अगर रिपोर्ट देखें,
उसके सर्वे का रिपोर्ट देखें, इट इज अ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017-18 का, तो हम बोलेंगे कि भारत का जो लेबर फोर्स है उसका पार्टिसिपेशन रेट जो है, तो किसका, तो 15 से 59, 15 से 59 ईयर्स के बीच में जो लेबर फोर्स है हमारा, वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है, उसका पार्टिसिपेशन रेट मतलब कितने लोग एक्चुअली में एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, तो ये 53% ही है। तो इसका मतलब है कि 53% मतलब 47% रह जाते हैं, मतलब 50% के करीब। सो अराउंड हाफ ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन इज जॉबलेस, मतलब जॉब नहीं है उनके पास। तो हमारे पास वर्किंग एज पॉपुलेशन तो है, हमारे पास 15 साल से 60 साल या 65 साल के बीच में पॉपुलेशन तो है जो एफिशिएंटली काम कर सकता है, लेकिन हमारी इकोनॉमी ने सबको काम नहीं दिया है। जॉबलेस लोग भी बहुत सारे इंडिया में है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। तो ये हो गया हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड थियरी कि हमारा पॉपुलेशन का हमारा क्या बेनिफिट हो सकता है, हम क्या रियलाइज कर सकते हैं, और फ्यूचर क्या हो सकता है, और चैलेंजेस क्या है, इसको हमने देखा। अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक देखते हैं, वो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सो व्हाट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहता है, ये कॉन्सेप्ट है, इट इज अ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसको हम बोलेंगे उस एरिया का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, लेटेस्ट सेंसस जो है वो 2011 सेंसस है लास्ट, तो वहां पे हमने देखा था कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितना है, तो 382 है। सो एक किलोमीटर में, एक स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। However, the density of population is not uniformly distributed throughout the country. हर जगह पे जो डेंसिटी है वो एक जैसी नहीं है, कहीं पे बहुत ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे मीडियम है। तो देखिए कि कुछ स्टेट्स है, जैसे बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, केरला, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी देखी जाती है दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में। जैसे यहाँ आप देखोगे, यहाँ के उत्तर प्रदेश में, आप वेस्ट बंगाल में, तो आप देखोगे लाइक बिहार में 1102 यहाँ पे इतनी डेंसिटी है, जबकि वेस्ट बंगाल जो है वो 1029 है, और उत्तर प्रदेश में भी आप देखोगे तो 828 है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगी, जबकि आप इधर देखोगे अरुणाचल प्रदेश में ओनली 17 है, जबकि राजस्थान में 201 है। तो यहाँ पे आपको कम डेंसिटी दिखाई दे रही है। तो कई कई स्टेट्स में, कुछ कुछ स्टेट्स में बहुत ज्यादा हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है। कौन कौन से? तो बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पे आपको हाई पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगी। अब हम बात करें कि हाई इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। ये एक चिंता का विषय है। जिस स्टेट में, जिस रीजन में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये एक चिंता का विषय होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो संसाधन होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेस है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। ऑल्सो इट में एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो लोगों का जीवन है, तो उसका जो स्तर है, उसको भी एक नकारात्मक प्रभाव देता है। ड्यू टू डिफरेंस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस, भारत में जो अलग अलग जगह, नॉर्थ इंडिया में देखोगे क्लाइमेट अलग आपको मिलेगा, साउथ इंडिया में क्लाइमेट अलग मिलेगा, ईस्ट और वेस्ट इंडिया में अलग अलग क्लाइमेट मिलेगा, पर्वत पे आपको अलग क्लाइमेट मिलेगा, प्लेन एरिया में आपको अलग क्लाइमेट मिलेगा। तो अलग अलग क्लाइमेटिक हिसाब से हम क्या देखते हैं, जो अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस है, अलग अलग स्टेट के पास जो रिसोर्सेस है, या यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स के बाद जो अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है, वहां पे जो अवेबिलिटी है रिसोर्सेज की, वो भी अलग अलग होती है डेंसिटी की वजह से। सो देयरफॉर इट इज एसेंशियल टू एनालाइज द वेरिएशन अक्रॉस द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो इसीलिए अलग अलग स्टेट को जब डेंसिटी के हिसाब से देखें, तो हमें अलग अलग क्राइटेरिया से देखना पड़ेगा। तो ये है हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। वो कहता है डेंसिटी मतलब कोई एक एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन होता है, तो फिर उसका जो प्रेशर है वो कैसे किसी एरिया पे होता है। तो इसलिए यहाँ पे भी मतलब जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो कंसेप्ट है, वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं इफेक्टिवली पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए। इसके बाद डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बाद देखते हैं, कंपेयर करते हैं अर्बन इंडिया एंड रूरल इंडिया को। लाइक अर्बनाइजेशन क्या है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, तो 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर अर्बन एरिया क्या होता है उसको डिफाइन करें, तो हम बोलेंगे कि कोई भी एरिया हो, ऑल द प्लेसेस विद अ म्यूनिसिपालिटी, जहां पे म्यूनिसिपालिटी होती है।
गांव में पंचायत होती है, तो इस एरिया में, अर्बन एरिया में क्या होता है, म्यूनिसिपालिटी होगी, या फिर कॉर्पोरेशन होगा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, या फिर कैंटोनमेंट बोर्ड होगा। जो आर्मी वाले जो रहते हैं शहरी एरिया में, उसको हम बोलते हैं ये छावनी वाला एरिया है, ये कैंटोनमेंट बोर्ड है। या फिर कोई एरिया होता है, सेमी अर्बन एरिया होता है, तो वो नोटिफाइड किया जाता है गवर्नर के द्वारा, जिसे हम नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी कहते हैं। तो ऐसे मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपालिटी या कॉर्पोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड, नोटिफाइड टाउन एरिया, ऐसा अगर संचालन वाली कोई बॉडी होती है किसी एरिया में, तो उसको आप बोलोगे ये अर्बन एरिया है। ये 2011 का सेंसस है, उसकी डेफिनेशन है अर्बन एरिया क्या होता है। ऑल अदर प्लेसेस दैट, या फिर हम बोल सकते हैं दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं कि ऐसे कोई भी जगह जो इन तीन क्राइटेरिया को फुलफिल करे। कौन सा? कि जहां पे मिनिमम पॉपुलेशन 5000 हो या 5000 से ज्यादा हो, तो इसको हम बोलेंगे ये अर्बन एरिया में आएगा। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि 5000 का पॉपुलेशन तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कम से कम एटलीस्ट 75% जो है वो मेल है। 75% मेल जो है वो मेन वर्किंग पॉपुलेशन में होना चाहिए, और वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो एंगेज होना चाहिए नॉन एग्रीकल्चरल परस्यूट्स में। मतलब एग्रीकल्चर मतलब खेतीबाड़ी करता हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब खेतीबाड़ी के अलावा कोई भी, जैसे सर्विस सेक्टर में हो, इंडस्ट्री सेक्टर में हो, तो पॉपुलेशन का एटलीस्ट 75% भाग जो है वो अगर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में एंगेज है, तो उसको भी हम रख सकते हैं इस क्राइटेरिया में, ये भी अर्बन सेक्टर है। और तीसरा क्राइटेरिया, मतलब पहला क्राइटेरिया तो होना चाहिए कि 5000 पीपल मिनिमम 5000 पॉपुलेशन होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट 75% जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में होने चाहिए। और तीसरा है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना पॉपुलेशन होना चाहिए। सो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो एटलीस्ट 400% होना चाहिए, 400% पर स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए। तो तीन क्राइटेरिया कौन कौन से है? तो तीन क्राइटेरिया, पहला है मिनिमम पॉपुलेशन 5000, दूसरा क्राइटेरिया है एटलीस्ट 75% मेल मेन वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, और तीसरा है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है एटलीस्ट 400% पर स्क्वायर किलोमीटर जो है होना चाहिए। मतलब डेंसिटी के हिसाब से, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के हिसाब से और मिनिमम पॉपुलेशन के हिसाब से अगर ये क्राइटेरिया मेंटेन होता है, तो उसको हम अर्बन एरिया कहते हैं। किसके हिसाब से? 2011 के सेंसस के हिसाब से। तो फर्स्ट इस हिसाब से देखें तो हमें मिलता है दो तरह की कैटेगरी नॉर्मल देखी जाती है। और उसमें भी अगर हम देखें तो पहली कैटेगरी जो है, द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड ऑल द एरिया विथ अर्बन लोकल बॉडी, मतलब ऐसा कोई भी एरिया जो लोकल कैटेगरी में होता है, उसमें पहला कैटेगरी आता है स्टेच्यूटरी टाउन। तो इनके अलावा भी हमने देखा स्टेच्यूटरी टाउन होता है। तो ये जो स्टेच्यूटरी टाउन होता है वो क्या होता है, तो इसको नोटिफाइड किया जाता है बाय, नोटिफाइड किसके द्वारा? तो कंसर्न स्टेट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा कंसर्न किया जाता है। तो इससे पहले जो हमने देखा वो तो अर्बन एरिया में आता है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी एरिया है वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा अगर नोटिफाइड किया जाता है, तो उसको भी हम स्टेच्यूटरी टाउन कहेंगे, इसको भी अर्बन एरिया कहेंगे। दूसरा है, दूसरी कैटेगरी है कि सेंसस टाउन होता है, इसको भी हम अर्बन एरिया कह सकते हैं। तो जो सेंसस का डेटा होता है उसके हिसाब से अगर किसी को स्टेटस दिया है कि ये अर्बन एरिया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंसस टाउन कहते हैं। तो अगर हम एडिशनली देखें तो ये स्टैट्यूटरी टाउन एंड सेंसस टाउन, इनको भी हम अर्बन एरिया कहेंगे। स्टैट्यूटरी टाउन मतलब ऐसा कोई भी टाउन है जिसको अगर वो स्टेट में है तो स्टेट, या यूनियन टेरिटरी में है तो यूनियन टेरिटरी ने रिकॉग्नाइज किया है, नोटिफाइड किया है अंडर द गैजेट, तो वो स्टैट्यूटरी टाउन हो गया। और दूसरा है कि सेंसस डेटा के हिसाब से अगर क्लासिफाइड किया है कि ये अर्बन एरिया है, तो उसको सेंसस टाउन कहेंगे। और इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं? इन दोनों को हम अर्बन बॉडी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं लाइक सेंसस के हिसाब से अगर हम देखें, क्लासिफाइड करें रूरल एरिया अर्बन एरिया की हम बात करें, तो जिस तरीके से डेफिनेशन बदली है उस तरीके से हम देखें तो कंपोजिशन भी बदला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1951 के सेंसस की बात करते हैं। तो 1951 का जो सेंसस है उसमें हम देखें जो टोटल पॉपुलेशन होता है 100, तो उसमें से 17% जो है, लाइक ये ट्रेंड क्या दिखा रहा है? ये ट्रेंड दिखा रहा है अर्बन एरिया में कितने लोग रहते हैं और रूरल एरिया में कितना पॉपुलेशन रहता है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो ब्लू कलर का जो है डार्क है वो रूरल है, और जो लाइट कलर है वो अर्बन है।
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 17.3% जो है वो अर्बन पॉपुलेशन था 1951 में, और बाकी का 82.7% जो है वो पॉपुलेशन था रूरल एरिया में। मतलब आज़ादी जब हमें मिली, जब हमने रिपब्लिक डे मनाया और उसके बाद जो शुरू की अपनी जर्नी, तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहता था, और सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरिया में रहता था 17.3%। उसके बाद 1901 की बात करें, उससे पहले की बात करें, तो उसमें हम देखते हैं कि उससे कम, पहले 1901 आता है, फिर 1951 आता है। तो उससे पहले 1901 में जब हम ब्रिटिश के अंदर थे, कॉलोनी थे, तो उस टाइम पे रूरल एरिया जो था वो 89% था, मतलब ज्यादा था, और 10% एरिया ही अर्बन एरिया था। तो आजादी के बाद हम देखें तो आजादी के बाद ये ट्रांजिशन हुआ है और अर्बन में ज्यादा लोग रहने गए हैं। मतलब 1901 में अर्बन एरिया में 10% थे, और उसके बाद आजादी के बाद 1951 में ये 17.3% हो गया। अब रूरल एरिया की बात करें तो ये थोड़ा बहुत घटा है। 1901 में रूरल गांव में लोग 89% रहते थे लगभग, जबकि 1951 में आजादी के बाद 82.7% लोग हो गए। अभी इसका मतलब है अर्बन एरिया में लोग जो है वो बढ़े हैं और रूरल एरिया में थोड़ा बहुत घटा हुआ है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखें, नोटिस कर सकते हैं कि अर्बन एरिया में पॉपुलेशन का ग्रोथ ज्यादा हुआ है, जबकि रूरल एरिया में पॉपुलेशन जो है उसका परसेंटेज के हिसाब से देखें तो घटा हुआ है। लेकिन ओवरऑल देखें तो रूरल एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं और अर्बन एरिया में जो है वो लोग कम रहते हैं। अब इसको हम कंपेयर करते हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से। अगर 2011 के सेंसस के हिसाब से देखें तो हम देखेंगे कि अर्बन एरिया जो है पहले 82% था आजादी के टाइम पे, लेकिन 2011 के हिसाब से ये हो गया है 68%। तो ये रूरल एरिया, तो रूरल एरिया 82% से 68% हो गया। इसका मतलब है रूरल एरिया घटा, 68% हुआ। और अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया बढ़ा, तो 17% से ये बढ़ा है 31%। तो इसका मतलब है आप देखोगे समय के साथ साथ इंडिया में क्या हो रहा है, समय के साथ साथ अर्बन एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा होता जा रहा है परसेंटेज वाइज, और अर्बन एरिया में परसेंटेज वाइज कंपेरेटिवली देखा जाए तो पॉपुलेशन है वो घट रहा है। तो अभी हम देखें प्रेजेंटली 2011 के सेंसस के हिसाब से, तो पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरिया में 31.2% है और रूरल एरिया में 68.8% है। तो ये था हमारा अर्बन और रूरल का कंपैरिजन। अब हम एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं इसकी मदद से, जिसका नाम है अर्बन एग्लोमेरेशन। अर्बन एग्लोमेरेशन होता क्या है, इसको समझते हैं। तो अर्बन एग्लोमरेशन क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अर्बन, मतलब अर्बन एरिया का बढ़ना। जैसे आप बॉम्बे जाते हो, दिल्ली जाते हो, तो आपने देखा होगा कि बाजू के जो गांव वाले एरिया होते हैं वो भी बॉम्बे में या दिल्ली में मर्ज होते रहते हैं, और धीरे धीरे बाजू वाले एरिया भी अर्बन एरिया बन जाते हैं। और ये जो ग्रुपिंग होती है, एक अर्बन एरिया के बाजू में दूसरा अर्बन एरिया जुड़ गया, तीसरा अर्बन एरिया जुड़ गया, अर्बन का विस्तार हो रहा है, अर्बन एरिया का, शहरों का जो विस्तार हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं अर्बन एग्लोमरेशन। सो यहाँ पे लिखा है जैसे एन अर्बन एग्लोमरेशन इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ अर्बन स्प्रेड कंस्टिट्यूटिंग अ टाउन एंड इट्स एडजॉइनिंग आउटग्रोथ। मतलब अर्बन शहरों का बढ़ना, शहरों का जो विस्तार बढ़ता है और आजू बाजू के गांव को, आजू बाजू के टाउन को अपने अंदर मर्ज कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं अर्बन एग्लोमरेशन। तो उसके बाजू में फिजिकली हो गया, कल्चरली हो गया, तो वो अपने अंदर समा लेता है। अर्बन एग्लोमरेशन जो है उसके अंदर क्या होता है, एटलीस्ट मतलब कम से कम स्टैच्यूटरी टाउन होता है, और उसका जो पॉपुलेशन होता है तो वो 20,000 से कम नहीं होता है 2001 के सेंसस के हिसाब से। कि बाजू वाला जो एरिया है जैसे उसके अंदर मर्ज करेगा, तो कौन सा एरिया, जैसे स्टैच्यूटरी टाउन हो गया जिसको नोटिफाइड करते हैं, तो वो एरिया और उसमें पॉपुलेशन मिनिमम 20,000 होना चाहिए। तो वो जब मर्ज होता है तो उसको हम बोलते हैं ये एग्लोमरेशन हो रहा है, इसको हम अर्बन एग्लोमरेशन कहते हैं। तो बेसिकली अगर लेमन लैंग्वेज में बोले तो हम बोलेंगे शहरों का बढ़ना, शहर जो है वो एक्सपांड होता है, एक्सपांड होता है, एक्सपांड होता है, फैलता है, और आजू बाजू वाले गांव को भी अपने अंदर मर्ज कर लेता है, तो उसको हम अर्बन एग्लोमरेशन कहते हैं। और बाजू में जो गांव मर्ज हुआ है वो अगर स्टैच्यूटरी टाउन हुआ, मतलब गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है, और उसका पॉपुलेशन 20,000 से ज्यादा हुआ, तो ये एक 2011 के सेंसस के हिसाब से इसको हम अर्बन एग्लोमरेशन कहते हैं।
और ये डिपेंड करता है लोकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी सारे जो अलग अलग कंडीशन है उनको मर्ज करके अगर हम देखें तो अर्बन एग्लोमरेशन को अच्छी तरीके से अप्रिशिएट कर सकते हैं। जैसे कंटिन्यूटी, जैसे कल्चरल फैक्टर, जैसे ट्रांसपोर्टेशन। लाइक एक एग्जांपल है, जैसे मुंबई का अर्बन एग्लोमरेशन है, तो मुंबई के बाजू में थाने है, तो थाने भी मुंबई के अंदर आ जाता है। आप देखोगे बहुत भीड़ मिलेगी वहां पे। उसके बाद थाने के आजू बाजू, दादर के आजू बाजू, या फिर आप मुंबई के बाहर आते हो तो भी वो मुंबई ही बन गया है अभी। उसी तरीके से दिल्ली, तो दिल्ली फैलता फैलता, एक्सटेंड होता होता, दिल्ली के बाजू में फरीदाबाद है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, हरियाणा का जो एरिया है, गुड़गांव का एरिया है, तो उसको भी अपने अंदर मर्ज कर लिया है। तो ये सारा एग्जाम्पल क्या हो गया, ये अर्बन एग्लोमरेशन का एग्जाम्पल हो गया। तो ये है हमारा अर्बन एग्लोमरेशन। तो यहाँ पे हमने ये पॉपुलेशन का पार्ट 1 का वीडियो कंप्लीट किया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, तो हमने यहाँ पे देखा, थियरीज देखी, हमने ओवरव्यू देखा पॉपुलेशन का, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थियरी देखी, अलग अलग फेज देखे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड की थियरी देखी। डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है, उसका एप्लीकेशन समझा, एंड फाइनली रूरल और अर्बन एरिया के बीच में हमने कंपैरिजन किया, और यहाँ पे हमने पॉपुलेशन का पहला भाग कंप्लीट किया। तो यहाँ पे पॉपुलेशन पार्ट 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद इसका जो दूसरा भाग है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे हम वीडियो कंप्लीट करते हैं, और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।